उपस्थित अध्यापक वर्ग और हमारे कॉलेज के स्टाफ, प्यारे बच्चों, हमें पहले से ही निर्देशित कर दिया गया है कि टाइम बहुत कम है। जब टाइम कम है तो कोशिश करेंगे कम समय में अपनी बात कर दें, लेकिन एक बात तो हम जरूर कहेंगे और तो पहले बुराइयों से कि जो भाग नहीं है भागों से नहीं, इसमें रफ्तार नहीं है, तो नहीं वह पत्ता इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो जो सब मानो हमारे राष्ट्रभक्ति देशभक्ति हमसे धैर्य की मांग करती है, और आज के दिन धैर्य हमारा टूटा हुआ नजर आता है। ये सभी पर लागू होता है। कुछ लोगों का तो ऐसा है कि आपके कार्यक्रम के लिए उनके नजर में कोई नहीं को देखना पसंद नहीं करते। चलेगा, हम अपनी बात शुरू करेंगे। आज गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसका क्या महत्व है? हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान क्या है, संविधान कैसे बना, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन हम इस सारे प्रश्नों को संविधान के बारे में समझने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच में लोग स्टैंड है वो सामने बैठ जाए, साथ बैठे कम से कम 10 मिनट तो दे दो मुझे। हमारा संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी हमारा भारत का नाम क्या होगा? भारत होगा। ये संविधान ने तय किया है पहले अनुच्छेद में। आगे देखें, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, उस संविधान का 393 अनुच्छेद कहता है कि मेरा कार्यकाल भारत का संविधान होगा। एक अहम प्रश्न यह होता है कि हम आज के दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, संविधान लागू हुआ, जबकि वास्तव में देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जो हमारे तमाम वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बदौलत हमको ये आजादी प्राप्त हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर पर वो सभी के प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पैदा हुई वो सभी शक्तियों का परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन संविधान बनने की प्रक्रिया 1946 जुलाई में संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन के बाद में शुरू होती है, और संविधान बनने की प्रक्रिया के लिए तमाम समितियां गठित होती है। उसमें से एक समिति होती है जागरूक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उसके प्रयास से संविधान बनकर के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। ध्यान दें इस डेट पर, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संविधान के अनुच्छेद 394 पर हम नजर डालेंगे। और क्या कहता है 394? संविधान 394 में स्पष्ट उल्लेख किया संविधान निर्माताओं ने कि हमारा यह संविधान आज हम संविधान सभा के माध्यम से
बाद जब तक भारत का अपना कोई कानून नहीं होगा, भारत के डोमिनेंट पोजीशन में होगा। ये डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है कि भारत के लोग भारत के शासन को तो देखेंगे, मगर उसका जो अध्यक्ष होगा वो ब्रिटिश का एक राजा है, किंग जॉर्ज 6 वह रहेगा। यानी हम गणराज्य नहीं कहलाएंगे, हम अधिराज्य कहलाएंगे। ये उस ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किए गए उस शासन अधिनियम में मौजूद था। और जब ये तय हुआ 394 में कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जब वो लागू हुआ संविधान बनने के बाद, क्योंकि तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को और उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। जैसे ही लागू हुआ तो उसमें दो बातें हुई। एक तो 1935 के शासन अधिनियम को निरस्त घोषित कर दिया गया। दूसरा 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारी स्वतंत्रता शासन अधिनियम पारित किया था, उसको भी निरस्त घोषित कर दिया गया। और इसके साथ ही अब हम डोमिन नहीं गणराज्य हो गए, क्योंकि हमारे देश का अब ब्रिटिश राजा नहीं, हमारा राष्ट्रपति का शासनाध्यक्ष हुआ। ये हमारे संविधान के लागू होने की वजह से ये सारी शासन की व्यवस्थाएं हमारे सामने घटित हुई है। आखिर संविधान की आवश्यकता होती क्यों है? संविधान करता क्या है? याद रखें, संविधान शासन के अंगों की मर्यादा तय करता है, सरकार की मर्यादा तय करता है। और वो ये कहता है कि सरकार जो भी नियम कानून बनाएगा, सरकार जो भी कानून बनाएगी, वो नागरिकों के लिए संविधान जो अधिकार दिए हैं उसकी मर्यादा का स्पष्ट ध्यान रखना होगा, उसमें दखलंदाजी नहीं चलेगी। ये स्पष्ट उल्लेख है। और यहाँ तीनों अंग सरकार के व्यवस्था का कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों का विकास को सुनिश्चित करते हुए यहाँ ये व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो यह दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम नहीं है, उसको अभी जो भी जजमेंट देना है वो संविधान के अनुसार ही देना है। और संविधान अगर सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, उसके वो अधिकार से सवाल आ रहा है, तो संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बना कर उस अधिकार को पार कर देगा। अगर संसद को ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट में यह पावर दी गई है कि संसद द्वारा बनाए गए उन अधिकारों को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर देगा। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, चेक एंड बैलेंस की कोशिश संविधान में है। सरकार के तीनों अंगों को निर्धारित करते हुए, उनके कार्य क्षेत्र तय करते हुए किसी को सुप्रीम नहीं बनाया। हमारे संविधान के तमाम अनुच्छेद हैं, इनको किसी तरह के से लागू किया गया। अब एक चीज और समझ लें, जो सारी बातें हैं वो करना किस राज्य के लिए। संविधान का अनुच्छेद 12 स्पष्ट परिभाषित करता है कि राज्य होगा क्या। उसमें कहा गया भारत सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल और प्रदेश और राज्यों में मौजूद स्थानीय शासन, ये राज्य की परिभाषा में मौजूद होंगे। हमारे लिए भारतीय नागरिकों के लिए संविधान क्यों आवश्यक है? क्योंकि तीसरे अनुच्छेद में ये 12 से लेकर 35 तक तो मूल अधिकार दिए हुए हैं। वहीं 14 भाग में राज्य के नीति संकल्प दिए गए हैं, जो देश में समाजवाद लोकतंत्र स्थापित करने की बात करेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत के नागरिकों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, ये बातों को हमारा 14 भाग पूरा करेगा। लेकिन वो करेगा कौन? राज्य पूरा करेगा। राज्य होगा कौन? ये 12वां अनुच्छेद पूरा कर रहा है। कैसे करेगा? विधि बना करके। उस विधि की परिभाषा 13वें अनुच्छेद में दी गई है। और वो विधि की प्रक्रिया क्या होगी, ये स्पष्ट उल्लेख है कि वो राज्य होगा जो राज्यों का स्वरूप संविधान के विभिन्न खंडों में ये तय करता है कि वो सरकार कैसे बनेगी। ये सरकार संविधान तय कर दिया कि जो सरकारें बनेंगी संविधान में नियत प्रक्रिया से बनेंगी, और उस प्रक्रिया से बनी हुई सरकारें उस कानून को बनाएंगी। इस कानून के आधार पर ये सारे काम किए जाएंगे। संविधान का अनुच्छेद 21 है, जो हमारे लिए ग्रह को प्राणों की स्वतंत्रता देता है, प्राणों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और वो कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित की प्रक्रिया के माध्यम से किसी के प्राणों को लिया जा सकता है या उसकी स्वतंत्रता को छीना जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान का, जो हमें जीने का अधिकार देता है इसका। और उसमें जब ये बात कही गई है, ये बात जान लें कि हमें संविधान क्यों आवश्यक है। तीसरा अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण, हमारे इसका आधार और कहिएगा हमारे प्राण है एक तरीका से। जब उसमें
मनमानी नहीं चलेगी। ये मनमानी का दौर था 47 से पहले। हमारे यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक रूप से व्यवस्था की 72 वर्ग समुदाय एक वंशागत धार्मिक परंपरागत रूप से दमन टाइप के होते थे, उनकी किसी गाँव में तो मनमानी चलती थी। लेकिन संविधान में सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। इसकी मैं बात कर रहा हूँ अनुच्छेद समानता के अधिकार में कहा गया है कि आप किसी को कोई प्रिविलेजेस नहीं है, सब व्यक्ति बराबर होंगे, सबको समान अधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा और कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ये दो पदवन है, एक अमेरिका से लिया गया, एक जापान के संविधान से लिया गया। वहीं 15वां अनुच्छेद कहता है कि भारतीय नागरिकों के साथ सदियों से भेदभाव किया गया, अब उनके लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, तालाबों में, कुओं में, भोजनालयों में, स्नान गृहों में जाने से नहीं रोका जाएगा, विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इस आधार पर चाहे किस धर्म का है, जाति का है, नस्ल का है, भाषा का है, इनसे कोई भेदभाव नहीं होता। संविधान कहता है 16 कहता है कि इन्हीं आधारों पर से सभी के लिए नौकरियों में बराबर के अवसर दिए जाएंगे, समान अवसर दिए जाएंगे। 17वां अनुच्छेद कहता है चिंता न करें, मेरी बात ठीक है। 17वां अनुच्छेद कहता है कि जो सदियों से हमारे समाज की कोड व्यवस्था रही छुआछूत, उसको आज निरस्त रूप से किया जाता है। 18वां अनुच्छेद कहता है जो अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई कि इसको ये पदवी दे दी, इसको ये राय साहब की उपाधि दे दी और उससे एक सामाजिक भेदभाव क्रिएट हुआ, इसको खत्म किया जाता है। ये इस प्रकार से 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई। और इसके बाद अनुच्छेद 19 से लेकर सभी को स्वतंत्रता की इच्छा प्रकार की हम की चर्चा नहीं करते। अनुच्छेद 20 महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति को दोष सिद्धि या अपराध सिद्धि से बचाने का काम करता है। उसमें स्पष्ट 3 बातें हैं। पहली बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार करके जेल में नहीं डाला जाएगा जब तक अदालत में उसका अपराध सिद्ध न हो जाए, और अपराधी कब माना जाएगा जब उसने वर्तमान में किसी कानून के खिलाफ कार्य न किया हो, अर्थात कोई ऐसा कार्य जो कानून की नजरों में गैर कानूनी नहीं है, तब तक वो अपराधी नहीं कहलाता। सरकार ये भी कर सकती है, किसी को अपराधी बनाने के लिए उसके बाद कानून बना सकती है, कहीं पर यह भी लिखा वो कानून पर लागू नहीं हो जाए। दूसरा कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उस मौजूद कानून से ज्यादा जो सजा है, सजा नहीं दी जा सकती जो कानून तोड़ा है। दूसरा यह है कि उसी सजा के लिए जो एक बार उसे सजा मिल गई, जो मुकदमा दोबारा नहीं चला जा सकता है। यह भी उसमें उपबंध है कि किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह देकर के उसे अपराधी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान बेकार होते हैं, तो कोई मूल्य नहीं होता। मुश्किल के सामने जो बयान दिए जाते हैं वही महत्व रखते हैं। और जो संविधान की प्रस्तावना में हमारे लोकतंत्र को संविधान राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने की बात करता है, सबको कल्याण का अधिकार स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश देने की बात करता है। 1939वां से बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी को समान कार्य के समान वेतन की बात करता है। और वो ये भी करता है कि राज्य ये भी व्यवस्था करेगा कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं को इस प्रकार से बनाया जाए जो कल्याणकारी हो। वो ये भी कहता है कि समाज और देश में ऐसे आर्थिक क्रियाएं लागू की जाए, आर्थिक व्यवस्था लागू की जाए, जिससे क्या हो कि कहीं धन का संकेंद्र हमारे देश की जनता के खिलाफ न होगा, और गरीबों के लिए, श्रमिकों के लिए उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। मुझे लग रहा है कि मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, बोलने की बहुत कुछ है, बस इतना समझ लीजिए। इसीलिए हमारे लिए संविधान आवश्यक है, क्योंकि संविधान हर किसी व्यक्ति की मनमानी को रोक करके समाज के हर वर्ग, हर धर्म, हर भाषा के मानने वालों के लिए और सभी व्यक्तियों के लिए उनके अधिकार को सुनिश्चित करते हुए उनके अधिकारों की गारंटी देता है। इन 6 मूल अधिकारों में से 5 मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 मूल अधिकार है, वो दिया गया। सर मेरे पास संविधान की मूल कॉपी का एक कॉपी है।
कोई माध्यम बनाया जाएगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अगर भारतीय संविधान से हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, हमको न्याय की बात हो रही है, वहीं भद्रता की बात होता है कि ऐसे राष्ट्रीय एकता को हम अखंडता सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था बनाने के लिए आज संविधान सभा में हम सब एकीकृत अधिनियम द्वारा आत्मनिर्भर करते हैं। ये बात कही बोला था, ये हमारी प्रस्तावना में दिया हुआ है। तो इन सारी चीजों को समझे। इस संविधान समाज के सारे वर्गों में समन्वय तालमेल मिला करके बंधन स्थापित करने की गारंटी देता है, तो वो अपने न्याय की भी गारंटी देता है। हमारे देश के लिए राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करके सबको सामाजिक और आर्थिक रूप से लोकतंत्र स्थापित करने के बाद सबको खुशहाल जीवन जीने की व्यवस्था करता है। उस खुशहाल जीवन जीने को आप सबको प्रयास करना होगा। जो भी हमें कर्तव्य संविधान में दिए उस कर्तव्य को भी लागू किया जाए और हम सब इसको समझे। मैं और ज्यादा समझ में आएगा किसी के साथ अपनी बात को ब्रांड दूंगा। याद करना हूँ शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को, उनकी विचारधाराओं को, शहीद भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी विचारधाराओं को समझिए। जिन सबकी विचारधाराएं हमारे संविधान में दिखाई पड़ती है, लक्षित होती है, उनकी आत्मा बसी हुई है संविधान में, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसके अनुसार हमको सबको आगे बढ़ना चाहिए। और संविधान का सुरक्षा करना नागरिकों का जिम्मेदारी है। मैं स्पष्ट करता हूँ, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय पर तो है, लेकिन नागरिकों पर भी है, क्योंकि ये सारे जितने उपकरण हैं, जो सब संस्थाएं हैं, वो कभी पर भ्रष्ट हो सकते हैं। भारतीय कहता है अगर किसी देश की सरकार गलत हो तो उस देश की जनता को सही होना खतरनाक सिद्ध होगा। याद रखना। जय हिंद, जय भारत।